नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर में कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कुल 4 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद भाषा फर्स्ट में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। यह भी सभी के लिए होता है। भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, यहाँ से 30-30 प्रश्न पूछा जाता है और इसमें से कोई एक ही विषय आपको हल करना होता है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों में से कोई एक ही विषय आपको हल करना होता है भाषा द्वितीय के रूप में। इसके बाद गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इसमें से कोई एक विषय हल करना होता है। यदि आप गणित एवं विज्ञान के कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आप 60 प्रश्न हल करेंगे। यदि आप सामाजिक अध्ययन के कैंडिडेट हैं तो सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न हल करेंगे। इस तरह से कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, इसको ध्यान में रखा जाता है और साथ में व्यक्तिगत भेद, विषय की विशिष्ट प्रकृति, इन सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिज्ञासा की कमी, दूसरा है अभिवृद्धि में स्थिरता, तीसरा है सामूहिकता की प्रबलता, चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। यहाँ पर पूछा गया है बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जिज्ञासा की कमी। ये दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं सामूहिकता की प्रबलता और अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता और जिज्ञासा की प्रबलता। ये बाल्यावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की कमी ये विशेषता नहीं है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोधन। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोधन। प्रबोधन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया के मुख्य लक्षण, मुख्य 4 चरण या फिर अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है आयोजन और दूसरा है उद्भवन, तीसरा है अभिप्रेरण और चौथा है सत्यापन। प्रबोधन ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। आप लोग जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला शारीरिक विकास है, इसके बाद मानसिक विकास है, इसके बाद सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास और उसके बाद नैतिक विकास। इस तरह से विभिन्न चरण बताए गए हैं। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंध के लिए किया जाता है।
प्रसूत अनुबंध की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। कितने उप परीक्षण हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 उप परीक्षण। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा है एलेक्जेंडर का पास एलांग टेस्ट, और तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, चौथा है तात्कालिक स्मृति परीक्षण, पांचवा है चित्र निर्माण परीक्षण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, फ्रोबेल ने किया था। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने किया था। किंडरगार्टन का अर्थ है दोस्तों बच्चों का उद्यान। क्या है? बच्चों का उद्यान। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। आप लोग बताइए, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्न। यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्न संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। सबसे प्रभावी विधि क्या है? उसे नजरअंदाज करना, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यह पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या से संबंधित है, जबकि डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी समस्या है, और डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है, और डिसफेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार से संबंधित है। वाक क्षमता संबंधी विकार से संबंधित है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। CWSN का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तिक वृद्धि परामर्श का तत्व नहीं है, जबकि साक्षात्कार, विश्वास व संप्रेषण परामर्श के तत्व हैं। तो याद रखिएगा, वृत्तिक वृद्धि परामर्श का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज जिले में स्थित है। यह भारत में स्थापित प्रथम मनोविज्ञान शाला है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वन मानुसों से। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों से था। वनमानुषों से था। देखिए दोस्तों, जर्मनी के निवासी कोहलर, इन्होंने वनमानुषों पर अध्ययन करके सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिगम का पठार है। देखिए दोस्तों, अधिगम का पठार, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। अधिगम में अवरुद्ध
वर्धन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्कीनर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक B.F. स्कीनर हैं। नेक्स्ट है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, दंड पुरस्कार प्रशंसा। इसमें सबसे सही ऑप्शन होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हल। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को मनोवैज्ञानिक हल ने प्रस्तावित किया था। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो डेविड ह्यूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड ह्यूम सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, जबकि बुश, D.W. एलन तथा एचिसन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अन्य सभी शिक्षण अधिगम के स्तर हैं, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। तो यहाँ पर दूरवर्ती स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान। व्याख्यान शिक्षण नीति कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान विधि में दोस्तों केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, जिसमें वह पाठ्य सामग्री को छात्र के समक्ष भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस विधि में दोस्तों छात्र के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर शिक्षक की बातें सुनता है। तो व्याख्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ये तो समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह भी सही है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दोस्तों गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता यह नहीं है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक कथन। अभिभावक कथन फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। देखिए दोस्तों संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। क्या है, रूपग्राम है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपग्राम। हम करके सीखते हैं किसने कहा था। आप लोग जल्दी से बताइए हम करके सीखते हैं किसने कहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस ने कहा था। हम करके सीखते हैं यह कथन डॉक्टर मेस का है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। आप लोग बताइए कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्णन या शिक्षण का स्तर नहीं है। वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। किसकी होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की व क्रिया और प्रतिक्रिया की। नेक्स्ट है एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है।
क्या निहित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, गुप्त का विलोम क्या है? यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग जल्दी से बताइए गुप्त का विलोम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकट। गुप्त का विलोम प्रकट है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है मालदार। मालदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है दोस्तों निशाना उद्देश्य। निशाना उद्देश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सुधा का अनेकार्थक शब्द अमृत तथा पानी है। अमृत तथा पानी है। आंख का अंधर नाम नयनसुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का अंधर नाम नयनसुख लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम का होना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए जल्दी से अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योनाश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्ट, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। इस अनुच्छेद पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं? तो देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके साथ में हरियाली देते हैं और भोजन भी देते हैं। तो जल आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद के आधार पर। गद्यांश के अनुसार पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते। नेक्स्ट है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला है, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्याएं पैदा होना, यह तो दुष्परिणाम है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, यह भी पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, यह भी है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यह दोस्तों पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। कविता शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की विधि है दोस्तों अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और विवेचन। शब्द और विलोम की दृष्टि से असत्य विकल्प कौन सा है? विश्लेषण और विवेचन है। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होगा। यहाँ पर विवेचन गलत लिखा गया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृति और निकृष्ट पुरुष। कृति, निकृष्ट पुरुष, यह असत्य विकल्प है। कृति का आशय निपुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कृति, निकृष्ट पुरुष आपका सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है?
आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। यह जोड़ा गलत है दोस्तों। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई यह सरल वाक्य नहीं है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई यह एक संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द अपव्ययी, यह दोस्तों गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। ठीक है। जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य कहा जाता है। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहा जाता है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाक्य अशुद्ध है, अन्य सभी शुद्ध हैं। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो यह जोड़ा दोस्तों गलत है। यह जोड़ा गलत है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका अभिप्राय है धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अन्य सभी सही हैं। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, मतलब इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। और ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। इसका अर्थ यह है कड़ाही से गिरा चूल्हे पे पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, यह भी सही है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। चिरंतन शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर होगा। क्या होगा? नश्वर होगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है रास्ता नापना और आगे लिखा है आकलन करना। यह युग्म दोस्तों गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रास्ता नापना आकलन करना युग्म गलत है। रास्ता नापना मुहावरे का सही अर्थ है चले जाना। ठीक है, रास्ता नापना मतलब चले जाना। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गलत है। रग रग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना। लोहा लेना मतलब सामना करना। शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार मतलब बैल को मारना। यह जोड़ा गलत है। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों मुसीबत मोल लेना। क्या है? मुसीबत मोल लेना। अन्य सभी सही है। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष नाम मानकर दूसरे पर बढ़ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत धन डयन। उत धन डयन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दृष्टा है। क्या है? दृष्टा है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टा। चौराहा में कौन सा समास है? आप लोग जल्दी से बताइए, चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, इसमें द्विगु समास है क्योंकि ये संख्यावाची है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चौराहा। नेक्स्ट है
अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री समास। बहुब्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं या एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। स्वर किसका भेद है? आप लोग बताइए, स्वर किसका भेद है? तो यह दोस्तों वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। इसमें दोस्तों अति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अति। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ऊष्म वर्ण है। देखिए दोस्तों, स ख स ये तीनों ऊष्म वर्ण हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स ख स ऊष्म वर्ण है। नेक्स्ट है, मेढक का तत्सम रूप क्या है? मेढक का तत्सम रूप क्या है? देखिए दोस्तों, इसका तत्सम रूप है मंडूक। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिक धन गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। वयम हसामह का वाच्य परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, वयम हसामह का वाच्य परिवर्तन होगा अस्माभिः हस्यते। क्या होगा? अस्माभिः हस्यते। इस वाक्य में दोस्तों, यह वाक्य जो है ये कर्तृवाच्य में है और कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ कर्ता क्या है? वयम। वयम बहुवचन में है, जिसका वाच्य परिवर्तन करने पर कर्ता तृतीय विभक्ति बहुवचन अस्माभिः हो जाएगा। ठीक है, 20 फल का अनुवाद होगा। 20 फल का अनुवाद होगा। इसका अनुवाद होगा विंशतिः फलानि। क्या होगा? विंशतिः फलानि। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 फल का संस्कृत में अनुवाद होगा विंशतिः फलानि। 100 पुरुष का अनुवाद है। 100 पुरुष का संस्कृत में अनुवाद होगा शतम पुरुषाः। क्या हो जाएगा? शतम पुरुषाः। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्रामः पद में उपसर्ग है। आप लोग बताइए, विश्रामः पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें दोस्तों बी उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप क्या होगा? देखिए दोस्तों, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप पितरम है। क्या है? पितरम है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पितृ शब्द का रूप कैसे चलता है? पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितरो पितॄणाम पितर पितरो पितृषु हे पिता हे पितरो हे पितरः। तो यहाँ पर पितरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? देखिए दोस्तों, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप नद्याम होगा। क्या होगा? नद्याम होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी शब्द का रूप कैसे चलता है? नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनाम नद्याम नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अनधीतः सभा मध्ये कथम भवति। देखिए दोस्तों, इस पद्यांश के अनुसार अनधीतः सभा मध्ये ना शोभते अर्थात अविद्वान लोग उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगुला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ना शोभते आपका हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार अनधीतः सभा मध्ये ना शोभते होगा, अनधीतः सभा मध्ये कथम भवति ना शोभते, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अविद्वान लोग उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगुला। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बालम पाठयन्तौ माता पितरौ के भवतः। देखिए दोस्तों, इस पद्यांश के अनुसार बालम पाठयन्तौ माता पितरौ शत्रु भवतः क्या हो जाएगा, शत्रु भवतः। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वे माता पिता उनके लिए वैरी के समान है, मतलब शत्रु के समान है। नेक्स्ट है यद्यप का संधि विच्छेद है। यद्यप का संधि विच्छेद क्या है, इसका संधि विच्छेद है दोस्तों यदि धन अपि। क्या है, यदि धन अपि। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि धन अपि। अव्यय पद नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसम। दिसम अव्यय पद नहीं है, अन्य सभी अव्यय हैं। गते अप में संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए दोस्तों इसमें पूर्व रूप संधि है। गते अप में पूर्व रूप संधि है। तोरली का उदाहरण है। तोरली का उदाहरण क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तल्लेयः। यहां पर तल्लेयः आपका राइट आंसर हो जाएगा। तोरली सूत्र का उदाहरण तल्लेयः है। ठीक है, तोरली सूत्र के अनुसार ता वर्ग मतलब ता था दा धा के बाद यदि ला आए तो उसके स्थान में ला हो जाता है। जैसे तत् धन लयः बराबर तल्लेयः। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मित्रम। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रम सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिशा शब्द रूप का वचन है। दिशा शब्द रूप का वचन है। देखिए दोस्तों, दिस या दिक मतलब दिशा शब्द रूप का जो नियम है ये इस प्रकार चलता है। दिक दिग दिशौ दिशा दिशम दिशौ दिशा दिशा दिग्भ्याम दिग्भि दिशो दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशा दिशो दिशाम दिश दिशो दिशु हे दिक या हे दिग हे दिशो हे दिशा। इस तरह से इसका रूप चलता है। किसका, दिश या फिर दिक का। तो दिश शब्द रूप प्रथमा व द्वितीय बहुवचन तथा पंचमी व षष्ठी एक वचन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बहुवचन और एक वचन दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपान व ध्यांग वसह से कारक होता है। देखिए दोस्तों, उपान व ध्यांग वसह सूत्र से कर्म कारक होता है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन कर्म कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें पहला ही शुद्ध है तेन ग्रंथ पठ्यते। तेन ग्रंथ पठ्यते शुद्ध वाक्य है। यह दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसमें कर्ता तृतीया तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में है और क्रियापद आत्मनेपदी है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिमा शब्द का लिंग है। देखिए दोस्तों, महिमा स्त्रीलिंग का शब्द है। यहां पर स्त्रीलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। देखिए दोस्तों, बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है बालकैः। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है, बालकैः है।
बालक शब्द का रूप कैसे चलता है? बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्या याह। क्या हो जाएगा? कन्या याह। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? कन्या याह हो जाएगा। इसका रूप कैसे चलेगा? कन्या कन्ये कन्याः कन्याम कन्ये कन्याः कन्यया कन्याभ्याम कन्याभिः कन्यई कन्याभ्याम कन्याभ्यः कन्याः कन्याभ्याम कन्याभ्यः कन्याः कन्योः कन्यानां कन्यायाम कन्योः कन्यासु हे कन्ये हे कन्ये हे कन्या। इस तरह से इसका रूप चलता है। धेनु रूप है। धेनु रूप है। धेनु दोस्तों द्वितीय बहुवचन का रूप है। द्वितीय बहुवचन का रूप है। धेनु का रूप कैसे चलता है? धेनु धेनु धेनुवः धेनुम धेनु धेनु धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभि धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वा धेन्वा धेनूनाम धेन्वाम धेन्वोः धेनुष धेनुषु हे धेनो हे धेन हे धेनवा। मधुनी रूप है। मधुनी प्रथमा द्विवचन का रूप है। प्रथमा द्विवचन का रूप है। इसका रूप कैसे चलता है? मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभि मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य मधुना मधुनोः मधुनोः मधुनाम मधुनि मधुनोः मधुसु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। सर्व शब्द सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। देखिए दोस्तों, सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप सर्वस्मयी है। क्या है? सर्वस्मयी है। इसका रूप कैसे चलता है? सर्वा सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वास्मन् सर्वयो सर्वेषु। पश्यति रूप किस धातु का है? तो देखिए दोस्तों, पश्यति दृश्य धातु का रूप है। किसका है? दृश्य धातु का रूप है। यहाँ पर दृश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दृश्य धातु लट लकार का रूप कैसे चलेगा? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इस तरह से चलता है। त्रिंशत रूप है। देखिए दोस्तों, त्रिंशत सप्तमी का रूप है। सप्तमी का रूप है। सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महर्षि में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, इसमें गुण संधि है। महर्षि में गुण संधि है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप लोग बताइए। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपुत्र का समास विग्रह है। राजपुत्र का समास विग्रह राज्ञः पुत्र है। क्या है? राज्ञः पुत्र है। राजा का पुत्र या षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में समास है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। जब समास में आए हुए दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मणा कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मण अपादान कारक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मा सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्मिन् कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य में सर्वस्मिन् अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन विषय के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए
पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, आप लोग बताइए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, देखिए दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। जबकि दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट हैं। और सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी तथा दुती चंद धावक हैं। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलएसडी के सेवन से होता है, आप लोग बताइए एलएसडी के सेवन से क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विभ्रम। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलएसडी एक मादक पदार्थ है जिसके सेवन से व्यक्ति को मानसिक विभ्रम होता है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम का लाभ है, व्यायाम का लाभ क्या है? फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वृत्त आरेख उपयोगी है, वृत्त आरेख किसमें उपयोगी है? तो विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त आरेख विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है, किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा, सतत आकलन पर बल देता है, सतत आकलन पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। इस घटना को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक के अभिलेख से होती है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से होती है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित कर अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। 1856 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित हुआ था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे संगर बाबा फरीद के शिष्य थे ये। तो यहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल बादशाह बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से विख्यात था। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो देखिए दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यह अवसादी सेल का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें स्थित है? तो यह दोस्तों अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। किसे संसार की छत कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पामीर। पामीर को संसार की छत कहते हैं। निम्न में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकल दुल पनबिजली परियोजना, पाकल दुल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहां पर जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। पाकल दुल पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की सहायक मरुसुदर नदी पर स्थित है। कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं एक रोपड़ फसल नहीं है, जबकि चाय, कॉफी और रबड़ रोपड़ फसल है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट है, कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संघात्मकता। संघात्मकता शब्द संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि समाजवाद, प्रजातांत्रिक तथा धर्म निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन श्रव्य दृश्य साधन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, जबकि इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल आदि विषय उच्च प्राथमिक स्तर में सम्मिलित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पीटीबीटी। यहां पर पीटीबीटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पीटीबीटी, इसका सदस्य है भारत। आंशिक परीक्षण निषेध संधि का सदस्य है। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहां शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान में, दक्षिण सूडान। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकरण है, अभिकरण है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख लीटर। यहाँ पर 1 लाख लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए दोस्तों, केला में कायिक प्रवर्धन शकर द्वारा होता है, तो शकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फूल आने से पूर्व की अवस्था। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फल के रस में चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, तो रिफ्रैक्टोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है? आप लोग जल्दी से बताइए। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस का थक्का बनाना। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य फलों के रस का थक्का बनाना है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? देखिए दोस्तों, टमाटर का लाल रंग रंजक या लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग रंजक लाइकोपिन के कारण होता है। यहां पर लाइकोपिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल किसका प्रचुर स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का। नींबू का फल सिट्रिक अम्ल का प्रचुर स्रोत है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अचल स्वर कौन से हैं आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अचल स्वर सा पा है, सा पा है। वह स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं, कभी विकृत नहीं होते हैं, अचल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वर की संख्या 7 है, इनके नाम है सा रे गा म प ध नी। तो सा प आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है, तो कल्याण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याण थाट। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को लय कहते हैं, लय कहते हैं। लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लय। ग म प नी स नी ध प म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है? यह दोस्तों राग विहाग, राग विहाग का स्वर समूह है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल पार्षद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूइंग और खदकाना, उबालना। यहां पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी विधियां अर्थात उबालना, स्टूइंग व खदकाना जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा खमीरीकरण। ढोकला बनाने में खमीरीकरण विधि प्रयुक्त होती है। ढोकला एक गुजराती व्यंजन है। यह मुख्य रूप से चने के बेसन से बनता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे दोस्तों? बाल्यावस्था कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी विकल्प कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, जल प्रदूषण के कारण है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 150 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर में। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।